शादी को अभी सिर्फ 1 महीना ही गुजरा था जब मेरे शौहर अज़दान को दोबारा बैरून मुल्क जाना पड़ गया। शादी से पहले ही उसकी नौकरी दुबई में थी और सिर्फ चंद हफ्तों की छुट्टी लेकर वो पाकिस्तान आया था ताकि शादी कर सके। शुरू शुरू में मुझे उसकी जुदाई बहुत बुरी लगती थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तवज्जो दूसरी चीज़ों की तरफ होने लगी। अज़दान जाते वक्त मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रख कर गया था। उसने जाते हुए मेरा हाथ पकड़ कर कहा था कि अंबर, मैं जानता हूँ तुम नई जगह पर आई हो, तुम्हें वक्त लगेगा, मगर मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मेरी माँ का ख्याल रखना। वो सारी ज़िंदगी मेरे लिए जीती रही है, अब मैं चाहता हूँ वो आराम से रहे। मैंने उस वक्त बड़ी मासूम शक्ल बनाकर सर हिला दिया था, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। मुझे शुरू से ही ससुराल वालों के साथ रहना पसंद नहीं था। मैं आज़ादी चाहती थी, अपनी मर्ज़ी की ज़िंदगी, अपनी मर्ज़ी के कपड़े, अपनी मर्ज़ी की ख़रीदारी। अज़दान की माँ एक सादा सी औरत थी। उनकी आदत थी हर चीज़ में टोकना। कभी कहती फ़जूल खर्ची ना करो, कभी कहती इतने महंगे कपड़े लेने की क्या ज़रूरत है, कभी बिजली बंद करने का कहती। शुरू शुरू में मैं खामोश रहती रही, लेकिन दिल में उनके लिए चिढ़ बढ़ती गई। अज़दान हर महीने 2 लाख रुपए भेजता था। पहली बार जब उसने मेरे अकाउंट में रकम भेजी तो मैं हैरान रह गई। मेरे अपने घर में कभी इतने पैसे एक साथ नहीं आए थे। मैंने सोचा अब तो ज़िंदगी मज़े की हो जाएगी। मैंने नए कपड़े ख़रीदने शुरू कर दिए, महंगे मेकअप ब्रांड्स ऑनलाइन ऑर्डर करने लगी, रोज़ किसी न किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाती। मेरी सहेलियां भी हैरान थीं कि शादी के बाद मेरी ज़िंदगी कितनी बदल गई है। सास अक्सर खामोशी से मुझे देखती रहती। एक दिन उन्होंने धीरे से कहा, अंबर बेटा, कुछ पैसे घर के खर्च के लिए भी रख लिया करो। बिजली के बिल काफ़ी आ गए हैं और मेरी दवाई भी ख़त्म होने वाली है। मैंने लापरवाही से जवाब दिया, अभी तो मेरे पास नहीं है, अगले महीने देखेंगे। हालांकि उसी दिन मैंने एक महंगा फ़ोन ख़रीदा था। मुझे मालूम था उनकी दवाई वाकई ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। मैं सोचती थी आखिर इनका बेटा इतने पैसे भेजता ही किस लिए है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय ना करूं तो फ़ायदा क्या। आहिस्ता आहिस्ता मैंने घर के सारे मामलात अपने हाथ में ले लिए। अज़लान रोज़ फ़ोन करता और ख़ास तौर पर अपनी माँ के बारे में पूछता। मैं हर बार झूठ बोल देती। कभी कहती वो सो रही हैं, कभी कहती मोहल्ले में गई हैं, कभी कहती कि तबीयत ठीक नहीं है इसलिए बात नहीं कर सकते। शुरू में अज़लान को शक नहीं हुआ, क्योंकि वो मुझ पर अंधा एतमाद करता था। सास की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। उन्हें शुगर और दिल का मसला था। कई बार उन्होंने मुझसे डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा, मगर मैं टाल देती। एक दिन तो उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, अंबर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। मैं उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने झुँझला कर कहा, इतनी भी क्या जल्दी है, शाम में देख लेंगे। वो खामोश हो गई। उनकी आंखों में अजीब सा दुख था, मगर उस वक्त मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं हंसती मुस्कुराती घर से निकल गई। रात तकरीबन 12 बजे मैं वापस आई तो घर बिल्कुल खामोश था। जैसे ही मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ी, मुझे सास के कमरे से हल्की सी कराहने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो फर्श पर गिरी हुई थी। उनका सांस तेज़ी से चल रहा था। उन्होंने बमुश्किल मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। अमर, मुझे अस्पताल ले चलो। मेरे दिल में एक लम्हे को घबराहट हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर इन्हें कुछ हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी मेरी ज़िंदगी इनकी वजह से बोझ बनी हुई है। मैंने उन्हें सहारा देकर बिस्तर पर लिटाया और कहा, सुबह देखते हैं, अभी रात बहुत हो गई है। फिर मैं अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। सारी रात मुझे उनकी खांसी और कराहने की आवाज़ें आती रहीं, मगर मैंने तकिया कानों पर रख लिया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज काफ़ी ऊपर आ चुका था। मैं सुस्त रवि से उनके कमरे में गई तो मेरा जिस्म सुन्न हो गया। वो बिल्कुल खामोश पड़ी हुई थी। उनकी आंखें आधी खुली हुई थीं और जिस्म ठंडा हो चुका था। मेरे हाथ कांपने लगे। चंद लम्हों तक मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। फिर अचानक मेरे जहन में सबसे पहला ख्याल आया कि अगर अज़दान को पता चल गया तो क्या होगा। मैंने फ़ौरन मोहल्ले वालों को बुलाया। सब लोग जमा हो गए। किसी ने एम्बुलेंस बुलाई, किसी ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। हर कोई यही कह रहा था कि अगर वक्त पर अस्पताल पहुंच जाती तो शायद बच जाती। ये जुमला सुनकर मेरे दिल में एक लम्हे के लिए खौफ जागा, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाल लिया। मैंने सबके सामने रोना शुरू कर दिया ताकि किसी को भी शक ना हो। जनाजा जल्दी हो गया। अज़लान को मैंने सिर्फ इतना बताया कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, वो आराम कर रही हैं। मैंने मौत की खबर छुपा ली। मुझे मालूम था अगर वो फ़ौरन वापस आ गया तो मेरा सुकून ख़त्म हो जाएगा, फिर पैसे भी शायद बंद हो जाएं। दिन गुजरते गए। अज़लान हर रोज़ माँ से बात करवाने का कहता और मैं हर बार नया बहाना बना देती। कभी कहती उनकी आवाज़ बैठ गई है, कभी कहती रिश्तेदारों के घर गई हैं, कभी कहती फ़ोन इस्तेमाल नहीं करना चाहती। एक दिन अज़लान ने हंसते हुए कहा, अंबर, लगता है अम्मी मुझसे नाराज़ हैं। मैंने मस्तूई हंसी के साथ कहा, हाँ, शायद आपको याद कर रही हैं। मगर अंदर से मेरा दिल हर वक्त खौफ में रहता। रात को सोते हुए मुझे अक्सर सास का चेहरा नज़र आता।
कभी लगता वो मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ी हैं, कभी महसूस होता जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता मेरा नाम ले रहा है। मैंने खुद को मसरूफ़ रखने के लिए और ज़्यादा ख़रीदारी शुरू कर दी। हर हफ्ते नए कपड़े, नए जूते, नए बैग, सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाल दी तो लोग रश करते, मगर मेरे दिल के अंदर एक अजीब सा डर बढ़ता जा रहा था। फिर एक रात अज़दान का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ पहले से मुख्तलिफ थी। अंबर, मैं अगले महीने पाकिस्तान आ रहा हूँ। ये सुनते ही मेरा सांस रुक गया। मैंने फ़ौरन कहा, इतनी जल्दी क्यों? वो हंसा और बोला, बस दिल चाह रहा है आप दोनों को देखने का। वैसे भी काफ़ी अर्सा हो गया है। मेरा पूरा जिस्म ठंडा पड़ गया। उस रात मैं सो ना सकी, बार बार यही सोचती रही कि अब क्या होगा। मैंने खुद को तसल्ली दी कि कोई ना कोई बहाना बना लूँगी। शायद कह दूँ सास किसी रिश्तेदार के घर गई हैं। मगर फिर ख्याल आया, वो कब तक छुप सकती हैं? वैसे भी अज़ान को देखकर महल्ले वाले ताज़ियत के लिए आएंगे। उन्हें सब पता चल जाएगा। अगले चंद दिन मेरे लिए अज़ाब बन गया। अज़ान बार बार वापसी की तैयारियों का जिक्र करता रहा और मैं हर बार घबरा जाती। एक रात उसने अचानक कहा, अंबर एक बात पूछूं? मैंने डरते हुए कहा, क्या? वो बोला, तुम सच बता रही हो ना, अम्मी ठीक है? मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, मगर मैंने फ़ौरन कहा, जी बिल्कुल। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अजीब बात है, क्योंकि आज मैंने ख्वाब में अम्मी को देखा। वो बहुत रो रही थी। वो बार बार कह रही थी, अज़दान मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। मेरे हाथ से फ़ोन तकरीबन गिर गया। मैंने बमुश्किल खुद को संभाला और कहा, ख्वाब ही तो था। और फिर 3 दिन बाद रात के वक्त अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं चौंक कर उठी। इतनी रात के कौन हो सकता था? जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने अज़दान खड़ा था। उसके हाथ में सफरी बैग था और चेहरे पर अजीब सी संजीदगी थी। मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि वो तो अपने साथ एक ऐसे शख्स को भी लाया था जिसे देखते ही मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरे सामने अज़दान के साथ महल्ले की वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो सास के आखिरी दिनों में अक्सर उनके पास आया करती थी। उनका नाम रशीदा खाला था। उन्हें देखते ही मेरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। उनकी नज़रें सीधी मेरे चेहरे पर जमी हुई थी और उनकी आंखों में ऐसी नफरत थी कि मेरा दिल कांप उठा। अज़दान ने मुस्कुराते हुए कहा, अंबर दरवाजे पर ही खड़ी रहोगी या अंदर आने दोगी? मैंने फ़ौरन खुद को संभालने की कोशिश की और मसनूई मुस्कुराहट के साथ एक तरफ हट गई, मगर मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। अज़दान घर के अंदर आया तो उसकी नज़रें फ़ौरन इधर उधर घूमने लगीं। वो शायद अपनी माँ को ढूंढ रहा था। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ थी कि मुझे लगा अभी बाहर आ जाएगी। उसने बैग सोफ़े पर रखा और कहा, अम्मी सो गई हैं क्या? मैंने जल्दी से कहा, जी तबीयत कुछ ख़राब थी, इसलिए जल्दी सो गई हैं। रशीदा खाला ने मेरी तरफ अजीब अंदाज में देखा, मगर खामोश रही। अस्तान सीधा अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ा तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैं फ़ौरन उसके सामने आ गई। वो भी सो रही हैं, आप सुबह मिल लीजिएगा। अज़दान रुक गया। उसने हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, अंबर मैं 6 महीने बाद घर आया हूँ। अपनी माँ को अभी देखना चाहता हूँ। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। अचानक रशीदा खाला बोल पड़ी, हाँ बेटा, जाकर देख लो अपनी माँ को। उनके लहजे में कुछ ऐसा था कि अज़दान चौंक गया। उसने दरवाज़ा खोला। अंदर मुकम्मल अंधेरा और खालीपन था। कमरे में सिर्फ बंद अलमारी और तय किया हुआ बिस्तर मौजूद था। अज़दान चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर मेरी तरफ मुड़ा। अम्मी कहाँ है? मैंने होंठ खुश्क होते महसूस किया। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि रशीदा खाला की आवाज़ गूंजी, अपनी बीवी से पूछो तुम्हारी माँ कहाँ है? अज़दान ने हैरानी से उन्हें देखा। उसके चेहरे पर उलझन फैलती जा रही थी। वो तेज़ी से मेरे करीब आया। अंबर साफ साफ बताओ क्या बात है? मैंने बमुश्किल कहा, वो खाला के घर गई हैं। रशीदा खाला अचानक गुस्से से चीख पड़ी, कितने झूठ बोलोगी तुम? कब्र में जा चुकी है इसकी माँ। ये सुनते ही यज़दान जैसे पत्थर का हो गया। उसकी आंखें फैल गईं। चंद लम्हों तक वो हिल भी ना सका। फिर उसने मेरी तरफ देखा, जैसे यकीन ना आ रहा हो। ये क्या कह रही हैं? मेरी ज़ुबान बंद हो चुकी थी। पसीना मेरी पेशानी से बह रहा था। रशीदा खाला रोते हुए बोली, तुम्हारी माँ को मरे 3 महीने हो चुके हैं बेटा। ये तुम्हें झूठ बोलती रही। अज़दान ने ज़ोर से मेरा बाजू पकड़ लिया। ये सच है क्या? मैं खौफ से कांप उठी। मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकला, मैं डर गई थी। अगले ही लम्हे अज़दान ने मुझे धक्का दिया। मैं लड़खड़ा कर दीवार से जा टकराई। उसकी आंखें खून की तरह सुर्ख हो चुकी थीं। मेरी माँ मर गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। वो पागलों की तरह घर में चिल्लाने लगा। कभी दीवार पर मुक्का मारता, कभी अपने बालों में हाथ फेरता। फिर अचानक उसने रशीदा खाला की तरफ देखा। अम्मी को क्या हुआ था? रशीदा खाला की आंखों से आंसू बहने लगे। बहुत बीमार थी बेटा। कई दिन से कह रही थी अस्पताल ले चलो, मगर ये उन्हें टालती रही। अज़दान ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मुझे जान से मार देगा। उसकी आवाज़ कांप रही थी, ये सच है अंबर? मैं रोने लगी। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मगर मेरी आवाज़ में खुद भी मुझे भी झूठ महसूस हो रहा था। अज़दान ने गुस्से से मेज़ पर रखा गुलदान दीवार पर दे मारा। शीशा पूरे फर्श पर बिखर गया।
तुमने मेरी माँ को मार दिया। इस जुमले ने मेरे जिस्म से जान निकाल दी। मैं मुसलसल इनकार करती रही, मगर अंदर से मुझे मालूम था हकीकत यही है। अगर मैं उन्हें वक्त पर अस्पताल ले जाती तो शायद वो जिंदा होती। अजदान सोफे पर बैठ गया और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। पहली बार मैंने एक मर्द को इस तरह टूटते हुए देखा था। वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। रशीदा खाला भी आंसू साफ कर रही थी। काफ़ी देर बाद अजदान ने सर उठाया। उसकी आंखें सूज चुकी थीं। अम्मी की कब्र पर ले चलो मुझे। रशीदा खाला उससे लेकर चली गई। मैं घर में अकेली रह गई। हर तरफ खौफनाक खामोशी थी। मुझे पहली बार अपना ही घर अजनबी लग रहा था। दीवारें जैसे मेरा मजाक उड़ा रही थी। रात बहुत देर से अजदान वापस आया। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। शायद वो काफ़ी देर कब्र के पास बैठा रहा था। उसने मेरी तरफ एक नज़र भी ना देखी और सीधा अपने कमरे में चला गया। अगले दिन से घर का माहौल जहन्नम बन गया। अजनान मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता था। मैं कुछ पूछती तो खामोश रहता। उसकी आंखों में ऐसी नफरत थी कि मैं डर जाती। उसने मुझे खर्चे के लिए पैसे देना बंद कर दिए। मेरे अकाउंट में अब कुछ खास नहीं बचा था, क्योंकि मैं सारा पैसा फजूल चीज़ों पर उड़ा चुकी थी। चंद दिन बाद उसने अचानक कहा, मैंने फैसला कर लिया है। मेरा दिल धक से रह गया। क्या फैसला? वो सर्द लहजे में बोला, तुमसे अलहदगी का। मेरे हाथ से चाय का कप गिर गया। मैंने फ़ौरन रोना शुरू कर दिया। असनान प्लीज़ ऐसा मत करें, मुझसे गलती हो गई। गलती? गलती वो होती है जो जाने में हो। तुमने महीनों मेरी माँ की मौत मुझसे छुपाई। उनके पैसों पर ऐश करती रही, उनकी दवाई तक ना खरीदी। मैं उसके कदमों में बैठ गई, मगर उसके दिल में मेरे लिए कोई नरमी बाकी नहीं थी। उसने मेरा हाथ झटक दिया। मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देखना चाहता। उस रात मैं बहुत रोई। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने वाकई क्या खो दिया है। अजनान सिर्फ पैसे भेजने वाला शौहर नहीं था, वो सच्चा इंसान था। उसने मुझ पर अंधा एतबार किया था और मैंने इसी एतमाद को रोन डाला। अजनान ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं मैके गई तो वहाँ भी कोई मुझे रखने को तैयार नहीं था। मेरी भाभियाँ कहती थीं, जिस तरह इसने अपनी सास को मारा है, कल को हमें भी मार देगी। सहेलियाँ जो मेरे पैसे पर ऐश करती थीं, आज मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। दर दर की ठोकरें खाकर मैं दारुल अमान आ गई। अपने हाथों से, अपनी बेवकूफ़ियों से अपना हंसता बसता घर उजाड़ दिया था। अब सिर्फ पछतावा ही रह गया था। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो हमारे इस चैनल शाया स्टोरीज़ को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।